हेलो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बेहतरीन तरीके से आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। वेलकम है इस क्लास में। प्यारे बच्चों, ये क्लास आप सबके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल, बहुत ज़्यादा खास है। एक तरह का टेस्ट है प्यारे बच्चों। मैं यहाँ पर आपके लिए 30 क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स का लेकर के आया हूँ और देखते हैं आप में से कितने सारे बच्चे 30 में से 20 क्वेश्चंस का आंसर सही दे पाते हैं कमेंट बॉक्स में। इससे आपकी तैयारी का पता चलेगा और साथ साथ में पता चलेगा प्यारे बच्चों आपको और कितनी तैयारी करने की जरूरत है। एक एक करके सारा क्वेश्चंस का आंसर देते जाइएगा। जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है यहीं पर याद कर लीजिएगा। लास्ट में आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि 30 में से कितने आपके सही हुए। चलिए तो सेशन को शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। पहला आपका क्वेश्चन है कि उत्पादन के निम्न में से कौन से घटक हैं। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, उत्पादन के कितने साधन होते हैं प्यारे बच्चों बताइए। उत्पादन के 5 साधन होते हैं। भूमि होता है, पूंजी होता है, श्रम, उद्यमी और टेक्निक यानी कि टेक्नोलॉजी, है ना। तो लैंड यानी भूमि, लेबर यानी श्रम, कैपिटल यानी पूंजी, एंटरप्रेन्योर यानी कि आपका उद्यमी, और एक होता है आपका टेक्नोलॉजी यानी तकनीक। तो ये आपका होता है प्यारे बच्चों भूमि, श्रम, पूंजी। ये इसमें से सभी आपका ऑप्शन नंबर डी जितने बच्चे दे रहे हैं सब किसी का राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में निम्न में से किसका अध्ययन करते हैं। यानी प्यारे बच्चों जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है, जो आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र होता है, इसमें किसका अध्ययन करते हैं। तो याद रखिएगा व्यष्टि अर्थशास्त्र में प्यारे बच्चों हम लोग एक इकाई का अध्ययन करते हैं। यानी एक उपभोक्ता का अध्ययन, एक कंपनी का अध्ययन, एक फर्म का अध्ययन, एक व्यापारी का अध्ययन का करते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र में। यानी कि व्यक्तिगत, है ना। व्यक्तिगत का मतलब होता है इंडिविजुअल, यानी एक व्यक्ति के बारे में, एक परिवार के बारे में, एक फर्म के बारे में, एक उद्योग के बारे में। समझ में आ रही बात। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे जितने बच्चे दे रहे हैं सब किसी का राइट हो जाएगा। ये सब हम लोग पढ़ते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में, ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका प्यारे बच्चों, माइक्रोस जिसका अर्थ होता है छोटा, निम्न में से कौन सा शब्द है। यानी जो माइक्रोज है प्यारे बच्चों, ये माइक्रो जो शब्द है ये किस भाषा से आया हुआ शब्द है। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, आपका माइक्रो का मतलब होता है व्यष्टि और मैक्रो का मतलब होता है समष्टि। ये जो दोनों शब्द आया हुआ है प्यारे बच्चों, माइक्रो और मैक्रो, ये दोनों शब्द आपका प्रॉपर तरीके से आया हुआ है प्यारे बच्चों आपका ग्रीक भाषा का शब्द। किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ये दोनों शब्द को सबसे पहले किसने प्रयोग किया था? इन दोनों शब्द को सबसे पहले प्रयोग करने वाला व्यक्ति रैगनर फ्रिश। कौन है? रैगनर फ्रिश, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था या किसी भी मतलब कि प्रमुख से अर्थव्यवस्था का केंद्रीय समस्या कौन कौन सी होती है। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या 3 होती है। कितनी समस्या होती है? 3 होती है। एक तो होता है कि क्या उत्पादन किया जाए, ठीक। आलू का उत्पादन करें या गेहूं का, चावल का उत्पादन करें या फिर मकई का, कलम का उत्पादन करें या कॉपी का, बंदूक का उत्पादन करें या मक्खन का। तो एक तो ये समस्या हो गया। दूसरा समस्या कि उत्पादन हम कैसे करेंगे, है ना। उत्पादन जो हम करें तो उत्पादन कैसे करें, मशीन से उत्पादन करें या हाथ के लिए उत्पादन करें। तीसरा समस्या कि उत्पादन किसके लिए करें, ठीक है। उत्पादन किसके लिए करें या फिर उत्पादन का वितरण कैसे हो। किसके लिए का मतलब अमीर वर्ग के लिए उत्पादन करें या निर्धन वर्ग के लिए उत्पादन करें, शहरी क्षेत्र के लोगों के लिए उत्पादन करें या फिर गांव क्षेत्र के लोगों के लिए करें, महिलाओं के लिए करें या पुरुष के लिए करें, या बच्चों के लिए करें या फिर बूढ़ों के लिए उत्पादन करें। किसके लिए उत्पादन करें, तो क्या उत्पादन हो, कैसे उत्पादन हो, और उत्पादन किसके लिए हो या उत्पादन का वितरण कैसे हो। ये 3 आपका समस्या होता है मूलभूत। ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी बिल्कुल राइट हो जाएगा। किस अर्थव्यवस्था में निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है। यानी प्यारे बच्चों बाजार अर्थव्यवस्था यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी होता है और साथ साथ में आपका समाजवादी, दोनों का मिश्रित रूप पाया जाता है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी व्यक्ति भी और सरकार दोनों मिलकर के चलाता है, कंट्रोल करता है, उसे कहते हैं आपका प्यारे बच्चों मिश्रित अर्थव्यवस्था। कौन सी अर्थव्यवस्था? मिश्रित अर्थव्यवस्था बोलते हैं, ठीक। अगला है, उत्पादन संभावना वक्र का ढाल गिरता है। उत्पादन संभावना वक्र का जो ढाल होता है ये किधर से किधर गिरता है। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, उत्पादन संभावना वक्र का ढाल ऐसे होता है ना। तो ये ऊपर से है ना, यानी ऊपर से नीचे की तरफ, यानी कि बायां, ये हो गया बाएं, है ना, बायां भाग। तो बाएं से दाएं नीचे की ओर झुका हुआ, या भी बोल सकते हैं ऊपर से नीचे, है ना, ऊपर से नीचे की तरफ, है ना, बाएं से दाएं नीचे की तरफ झुका हुआ। तो बाएं से दाएं, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये आपका है उत्पादन संभावना वक्र। ये कैसा होता है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा नतोदर होता है। उत्पादन संभावना वक्र कैसा होता है? नतोदर होता है। इसका ढाल नेगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है। अगला क्वेश्चन है, सीमांत उपयोगिता हम कैसे निकालते हैं। यानी जो मार्जिनल यूटिलिटी है प्यारे बच्चों, सीमांत उपयोगिता किसको बोलते हैं? सीमांत उपयोगिता एक अतिरिक्त वस्तु का उपयोग करने से कुल उपयोगिता में जो अंतर आता है
इसे कहते हैं सीमांत उपयोगिता। इसको दर्शाते हैं मार्जिनल यूटिलिटी MU से। MU बराबर होता है कि भाई टोटल यूटिलिटी और यहाँ पर हम एक अतिरिक्त इकाई यानी एक अतिरिक्त इकाई में परिवर्तन करने से टोटल यूटिलिटी में कितना परिवर्तन, डेल्टा मतलब क्या होता है परिवर्तन, और क्वांटिटी दिखा रहा है, ये टोटल यूटिलिटी यानी कुल उपयोगिता को दिखा रहा है। तो डेल्टा TU बटा डेल्टा Q यही होता है मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला, डेल्टा TU बटा डेल्टा Q। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल, जितने बच्चे दे रहे हैं सब किसी का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उपयोगिता का क्रमवाचक सिद्धांत किसने दिया था? प्यारे बच्चों, एक होता है उपयोगिता का गणनावाचक सिद्धांत, एक होता है उपयोगिता का क्रमवाचक सिद्धांत। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना उपयोगिता का गणनावाचक सिद्धांत किसने दिया था। जल्दी से हमने आपको पढ़ाया हुआ है चैप्टर नंबर 1, जो बच्चे नहीं पढ़े हैं प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। तो उपयोगिता का क्रमवाचक सिद्धांत की अगर बात करते हैं प्यारे बच्चों, क्रम का मतलब होता है कि मान लीजिए हम आपको क्या खिलाएं, हम आपको आइसक्रीम खिलाया, कितना है ना, हमने आपको क्या खिलाया, मान लीजिए हमने आइसक्रीम खिलाया, ठीक है, हमने आपको आइसक्रीम खिलाया मान लीजिए, और हमने पूछा कि कौन सा वाला आइसक्रीम आपको अच्छा लगा, सबसे अच्छा लगा। तो आपने कहा कि भाई 2 नंबर वाला जो आइसक्रीम खिलाया था ना वो बहुत मजा था, बहुत अच्छा लगा, ठीक। फिर उसके बाद बोला उसके बाद कौन सा लगा, तो ये तीसरा नंबर फिर अच्छा लगा थोड़ा सा, तो सबसे ज्यादा 2 नंबर लगा, फिर 3 नंबर और सबसे कम 1 नंबर लगा। तो इस तरह से आपने क्या कर दिया मेरे बच्चों, रैंक दे दिया, क्रम दे दिया, क्रम। तो इसको दिया था हिक्स और एलन नाम का विद्वान ने, अर्थशास्त्री ने। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है कुल उपयोगिता जब स्थिर होती है तब सीमांत उपयोगिता क्या होता है। यानी प्यारे बच्चों, जब हमारा टोटल यूटिलिटी कुल उपयोगिता हमारा स्थिर, स्थिर का मतलब होता है जाकर के एक तरह से रुक जाना, स्थिर हो जाना, तो उस समय हमारा मार्जिनल यूटिलिटी यानी सीमांत उपयोगिता क्या होता है। तो प्यारे बच्चों चैप्टर नंबर 2 उठा करके देख लीजिएगा, हमने पढ़ाया था कि कुल उपयोगिता धीरे धीरे बढ़ता है, बढ़ते बढ़ते अधिकतम, अधिकतम होने के बाद स्थिर हो जाता है और फिर घटने लगता है। तो यहां पर क्या हो गया, स्थिर हो गया अधिकतम पर जब होता है, ठीक। और ये होता है सीमांत उपयोगिता धीरे धीरे घटता है, घटते घटते शून्य, शून्य होते होते ये आपका माइनस हो जाता है। तो जब हमारा कुल उपयोगिता स्थिर हो जाती है उससे हमारा सीमांत उपयोगिता 0 हो जाती है, क्या हो जाती है, मार्जिनल यूटिलिटी हमारा शून्य हो जाता है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट कि मांग वक्र का सामान्य रूप से ढाल कैसा होता है। मांग वक्र का ढाल, तो ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, ये है आपका मांग वक्र का ढाल। मांग वक्र का ढाल कैसा होता है प्यारे बच्चों, ये आपका ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे करके नीचे की ओर, यानी ये हो गया आपका बायां वाला भाग, है ना, बायां भाग, ये हो गया आपका दायां भाग, हमेशा ऐसे ही रहता है ग्राफ में। और ये ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये हो गया ऊपर और ये हो गया नीचे, तो ऊपर से नीचे हो गया, या फिर बोल सकते हैं कि बाएं से दाएं नीचे की ओर, बाएं से दाएं नीचे की ओर झुका हुआ। इसका ढाल कैसा होता है, नेगेटिव होता है, कैसा होता है, ऋणात्मक होता है, नेगेटिव होता है, क्योंकि ये आपका नीचे की ओर ग्राफ गिर रहा है। जो भी ग्राफ ऊपर से नीचे की तरफ आता है वो हमेशा नेगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है। तो बाएं से दाएं नीचे की ओर झुका हुआ, ऑप्शन नंबर बी हमारा, जितने बच्चे दे रहे हैं बिल्कुल राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका ऐसी वस्तुएं जिनका एक दूसरे के बदले में प्रयोग करते हैं इसे क्या कहते हैं। ऐसी वस्तुएं जिनका एक दूसरे के बदले में प्रयोग करते हैं, मान लीजिए प्यारे बच्चों आप लोग चाय का आदत आपको रहा होगा, है ना, है, चाय पीते हैं, हम भी पीते हैं, सबको ही पीते हैं। तो चाय 5 रुपया, 7 रुपया, 10 रुपया कप चाय मिल रहा है, लेकिन कॉफी आपका 20 रुपया, 30 रुपया, 40, 50, है ना, हर तरह के कॉफी आपके हैं। मान लीजिए कल जाकर के प्यारे बच्चों चाय की कीमत कितना हो जाता है, चाय की कीमत जो है मान लीजिए 50 रुपया कप हो जाता है और कॉफी आपको 20 रुपया कप में मिल रहा है। तो बताइए आप चाय पीजिएगा कि कॉफी पीजिएगा। तो चाय आपका महंगा हो गया तो चाय पीना छोड़ दीजिएगा, कॉफी पीना शुरू कर दीजिएगा। तो एक दूसरे के बदले में, चाय के बदले में आपने क्या पी लिया, कॉफी। इसको बोलते हैं स्थानापन्न वस्तु। क्या बोलते हैं इसको, स्थानापन्न वस्तु बोलते हैं इसको। इसको सब्स्टिट्यूट गुड बोलते हैं, याद रखिएगा। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका परिवर्तनशील अनुपातों का नियम का संबंध किससे है। परिवर्तनशील अनुपात का नियम किसको बोलते हैं प्यारे बच्चों, अल्पकाल में उत्पादन के कुछ साधन स्थिर होते हैं, उत्पादन के कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं। जब दोनों का अनुपात निकालते हैं तो हमारा अनुपात बदलता हुआ रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। यह परिवर्तनशील अनुपातों का नियम कब लागू होता है, अल्पकाल में, याद रखिएगा। इसका संबंध किससे है, अल्पकाल से है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं आपका नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक कथन सही कथन है, बताइए। एवरेज कॉस्ट यानी कि औसत लागत का फॉर्मूला क्या होता है। औसत लागत यानी एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला पूछ रहा है। एवरेज कॉस्ट, तो इससे पहले आप निकाल लीजिए टोटल कॉस्ट किसको बोलते हैं, कुल लागत। तो कुल लागत का फॉर्मूला होता है टोटल परिवर्तनशील लागत प्लस टोटल स्थिर लागत, कुल स्थिर लागत प्लस कुल परिवर्तनशील लागत। इसी प्रकार से यहाँ टी की जगह खाली ए रख दीजिए, तो एवीसी प्लस एएफसी, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो निकल जाएगा एसी। चैप्टर नंबर 3 उठा करके देख लीजिए, प्लेलिस्ट में हमने पढ़ाया हुआ है। आ रही बात समझ में। तो जो बच्चे पढ़े हैं हमसे
उस तो बना लिए होंगे आराम से, है ना। तो ए सी बराबर ए एफ सी प्लस ए वी सी, यानी कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यानी औसत परिवर्तनशील लागत प्लस एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट यानी औसत स्थिर लागत। अगला क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा हमारा एक स्थिर लागत नहीं है। आपको बताना स्थिर लागत कौन नहीं है, बताइए। फिक्स्ड कॉस्ट इसमें नहीं है। ब्याज, प्यारे बच्चों मान लीजिए बैंक से आपने एक बार लोन ले लिया 5 लाख का, है ना। तो हर महीना आपको मान लीजिए 6% करके 6,000 करके जमा करना या 600 रुपया इंटरेस्ट, तो हर महीना लगेगा। वो तो फिक्स्ड है, आपको देना ही पड़ेगा हर महीना, चाहे पैसा हो ना हो, है कि नहीं। नहीं तो आपका जो गिरवी रखे वो सामान आपको ले लेगा। तो ये तो आपका फिक्स्ड कॉस्ट है, स्थिर लागत है। इसी प्रकार से बीमे का प्रीमियम, आपने प्यारे बच्चों अपना इंश्योरेंस करके रखा है, या फिर अपने कोई सामान का, कोई चीज का भी, गाड़ी का इंश्योरेंस करके रखा है, हर महीना 300 400 500 कुछ भी, तो हर महीना देना ही पड़ेगा आपको, है कि नहीं। तो ये आपका फिक्स्ड कॉस्ट है। इसी प्रकार से फैक्ट्री आपने लगाया हुआ है, तो प्यारे बच्चों जहां पर आप फैक्ट्री लगाए हो, फैक्ट्री जहां पर लगाया हो उस जमीन का किराया देना पड़ेगा कि नहीं भाई, बताइए। वो जमीन जिस व्यक्ति का है उसको क्या देना पड़ेगा, किराया देना पड़ेगा, है ना। तो ये भी आपका क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट है। लेकिन जो कच्चा माल है प्यारे बच्चों, ये आपका परिवर्तनशील लागत है, ये हमारा स्थिर लागत नहीं है। क्योंकि जो हमारा कच्चा माल होता है इसको आप कभी भी परिवर्तन कर सकते हो। भाई हमको चीनी का उत्पादन ज्यादा करना है तो कच्चा माल के रूप में गन्ना ज्यादा लगेगा, अगर चीनी का उत्पादन कम करना है तो कच्चा माल के रूप में गन्ना कम लगेगा, अगर चीनी का उत्पादन नहीं करना है तो गन्ना खत्म, जीरो। समझ में आ रही बात। तो इसलिए इसको हम परिवर्तन कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। वस्तु की पूर्ति के निर्धारक घटक कौन होते हैं, वस्तु के पूर्ति के निर्धारक घटक, प्यारे बच्चों पूर्ति यानी जो सप्लाई है, इसके निर्धारक घटक या फिर इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। तो ये जो सप्लाई होता है प्यारे बच्चों, जिसको पूर्ति बोलते हैं, सप्लाई। अच्छा सप्लाई किसको बोलते हैं, सप्लाई मतलब वस्तु की वह मात्रा जो बाजार में बिकने के लिए आती है, इसे बोलते हैं सप्लाई। कि भाई मार्केट हम गए, मार्केट में कितना टी शर्ट है बिकने के लिए, 10, तो ये 10 टी शर्ट जो मार्केट में बिकने आया है इसको बोलेंगे सप्लाई यानी कि पूर्ति। तो इसको प्रभावित करने वाले कौन से कारक होते हैं, पहला आपका वस्तु की कीमत। भाई मान लीजिए ये टी शर्ट का दाम अगर 5,000 रुपया है, 5,000 रुपया अगर बिक रहा है, तो भाई यहाँ टी शर्ट की मात्रा मार्केट में ज्यादा होगा कि कम होगा, तो सर ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि भाई अगर लाभ व्यापारी को ज्यादा हो रहा है तो वो ज्यादा टी शर्ट लाएगा बेचने के लिए, तो इससे मार्केट में सप्लाई ज्यादा होगा, है कि नहीं। लेकिन अगर कीमत घट जाए, ये टी शर्ट आपको 1 रुपया में बेचना पड़े, कोई बेचेगा मार्केट में, कोई व्यापारी बेचेगा 1 रुपया में टी शर्ट नहीं बेचेगा ना, सारा भुटिया वस्त्र बनाएगा और चल जाएगा, भाई आज नहीं बेचना हमको मार्केट में, तो सप्लाई गायब हो जाएगा, पूर्ति कम हो जाएगा। तो बिल्कुल। दूसरा संबंधित वस्तु की कीमत, भाई एक वस्तु दूसरा वस्तु को प्रभावित करेगा, क्यों, हमें आपने अभी दिखाया चाय और कॉफी, अगर चाय का कीमत बढ़ रहा है तो लोग चाय पीना छोड़ देंगे, कॉफी पीना शुरू करेंगे, है कि नहीं। ऐसा जी। उत्पादन साधनों की कीमत, कि भाई उत्पादन के साधन कितने हैं, कि भाई ये जो टी शर्ट बन रहा है, टी शर्ट बनाने के लिए मशीन महंगा है या सस्ता है, अगर मशीन बहुत ज्यादा महंगा है, एक मशीन लगाएं तो उत्पादन कम होगा, लेकिन टी शर्ट उत्पादन करने के लिए 10 मशीन लगाएं तो ज्यादा उत्पादन होगा, टी शर्ट का मार्केट में ज्यादा आएगा, बिकने के लिए सप्लाई ज्यादा। अर्थात ये सभी के सभी तत्व प्रभावित करते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। यदि किसी वस्तु की कीमत में 60% परिवर्तन किया जाए, कितना प्रतिशत, किसी वस्तु की कीमत में 60% परिवर्तन किया जाता है, तो मात्र 5% ही इसके सप्लाई में परिवर्तन होता है। यानी कि प्यारे बच्चों किसी वस्तु की कीमत में 60% परिवर्तन करने से मात्र 5% आपका इस वस्तु की किसमें, इस वस्तु की सप्लाई में वृद्धि होता है। तो कह रहा है कि भाई इसकी पूर्ति की लोच क्या होगी, ES यानी इलास्टिसिटी इन सप्लाई, पूर्ति की कीमत लोच कितना होगा, तो भाई 5 एकम 5, 5 बारे 60, 1/12 हो जाएगा, है ना, 12×5 = 60 होता है ना, तो 1/2, 1/12, 1/12 क्या है, एक से ज्यादा है या कम है, 1/12वां भाग, यानी 1 से कम है। और जब हमारा प्यारे बच्चों सप्लाई 1 से कम होता है, इसको बोलते हैं बेलोचदार, क्या बोलते हैं इसको, बेलोचदार। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट, बाजार की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है, जो मार्केट है प्यारे बच्चों, मार्केट बाजार की कौन सी विशेषता है, 4 नंबर चैप्टर हम पढ़ाए हैं, पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में फर्म का सिद्धांत, बाजार के प्रकार, बाजार की विशेषता, पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार, एकाधिकारी बाजार, सारी चीजें हमने पढ़ाया, आपको जाके देख लीजिएगा। तो जो मार्केट है प्यारे बच्चों, इसकी विशेषता यह है कि यहाँ पर बेचने वाला होना चाहिए, खरीदने वाला होना चाहिए। दूसरा, ये क्षेत्र होना चाहिए जहां पर वस्तु ला करके बेचा जाए, खरीदा जाए। तीसरा पॉइंट कि भाई वस्तु का एक कोई ना कोई कीमत होना चाहिए, कि वस्तु का कोई ना कोई निर्धारित कीमत होना चाहिए, मूल्य होना चाहिए, इसको बोलते हैं, है ना। उसके बाद वस्तु को खरीदने की क्या होना चाहिए, इच्छा
इच्छा होना चाहिए आपके अंदर कि भाई हम वस्तु को खरीदना चाहते हैं, पैसा खर्च करने की इच्छा, ये सब के सब। तो एक क्षेत्र होना चाहिए, क्रेता और विक्रेता होना चाहिए, बेचने वाला और खरीदने वाला, और उसके बाद वस्तु का कीमत होना चाहिए। ये सब के सब क्या है, बाजार की विशेषता। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। एकाधिकारी प्रतियोगिता का निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है? एकाधिकारी प्रतियोगिता किसको बोलते हैं? यानी ऐसा बाजार प्यारे बच्चों जहां पर एक ही वस्तु की अलग अलग ब्रांड की वस्तु वहां पर आपको देखने को मिलती है। जैसे प्यारे बच्चों पीने वाला आता है, शराब की बात नहीं कर रहा मैं बोल रहा हूँ पीने वाला में स्प्राइट, कोका कोला, थम्स अप, उसके बाद आपका और क्या क्या आता है। तो एक ही ब्रांड का अलग अलग वस्तुएं उपलब्ध है मार्केट में। इसी प्रकार से बिस्किट में बात करते हैं आपका, तो बिस्किट में आपका क्या बोलते हैं कि गुड डे बिस्किट आता है, मेरी गोल्ड बिस्किट आता है, टॉप गोल्ड बिस्किट आता है, ड्रीम लाइट बिस्किट आता है, हैप्पी हैप्पी, पार्ले, विभिन्न प्रकार के बिस्किट आते हैं। तो ये जो बिस्किट का क्या है प्यारे बच्चों, अलग अलग ब्रांड है, वस्तु एक ही है लेकिन ब्रांड अलग अलग है। ऐसा मार्केट को बोलते हैं एकाधिकारी प्रतियोगिता वाला बाजार। इसकी विशेषता क्या होती है? अलग अलग विविधीकृत उत्पादन, बिल्कुल विविधीकृत है ना। उत्पादन क्या है इसका? जारा अपना ब्रांड का कपड़ा, H&M अपना ब्रांड का कपड़ा, उसके बाद ब्लैकबेरी अपना ब्रांड, रेमोंड अपना ब्रांड, इसी प्रकार से एप्पल का फोन, आईफोन का है ना, सैमसंग का फोन, अलग अलग प्रकार के ब्रांड। मतलब कि लेकिन वस्तु तो आपका सेम ही है ना, मोबाइल ही तो है, बिस्किट ही तो है, चाहे ब्रांड अलग अलग हो। विक्रय लागत है प्यारे बच्चों, इन सबको बेचने के लिए ना प्रचार बहुत होता है ना, विज्ञापन पर खर्च किया जाता है कि भाई स्टिंग पी लो, एनर्जी का किंग स्टिंग। स्टिंग पीने के बाद पहाड़ पर चढ़ जाओगे, पर्वत से जूझ जाओगे, रास्ता काट दोगे, छक्का मारोगे तो बोलो दम चल जाएगा, बाउंड्री से बाहर इतना एनर्जी आ जाएगा। प्रचार कर रहा है तो वो प्रचार का कीमत इसमें जुड़ा हुआ रहता है, विक्रय लागत बोलते हैं। बाजार का अपूर्ण ज्ञान, इस मार्केट के लोगों को अपूर्ण ज्ञान, फुल नॉलेज नहीं होता है मार्केट का, ठीक है, जो खरीदने वाले विक्रेता क्रेता होते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है सी के निर्धारक घटक कौन है ना। क्या कह रहा है यहाँ पर सी, यानी कि यहाँ पर प्यारे बच्चों आपका यहाँ पर सी नहीं होगा, यहाँ पर होगा वस्तु के निर्धारक घटक कौन है, ठीक है। वस्तु के निर्धारक घटक, वस्तु की कीमत, वस्तु की कीमत के निर्धारक घटक। तो वस्तु का कीमत जो है निर्धारित होता है कैसे? तो वस्तु का कीमत कितना होगा प्यारे बच्चों, ये निर्भर करता है मांग और सप्लाई पर। मांग और सप्लाई यानी पूर्ति। तो मांग और पूर्ति जहां पर एक दूसरे के बराबर हो जाता है वहीं पर कीमत का निर्धारण हो जाता है। जहां पर मांग और कीमत है ना, मांग और पूर्ति, ये आपका हो गया मांग और ये हो गया आपका सप्लाई, ये दोनों यहां पर बराबर हो गया तो यहीं पर ये आपका हो जाएगा कीमत का निर्धारण। ये हो गया आपका कीमत, ये हो गया वस्तु की सप्लाई। तो मांग और सप्लाई, मांग और पूर्ति जहां पर बराबर होता है, डिमांड और सप्लाई, वहीं पर वस्तु का कीमत निर्धारण होता है। ये तो दोनों के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट प्यारे बच्चों, कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहां पर, तो हमने क्या कहा, कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होगा जहां पर जो आपका सप्लाई है और जहां जो आपका डिमांड है ये बराबर हो जाए। तो डिमांड और सप्लाई जहां पर बराबर हो जाता है, इस बिंदु पर क्या है, ये रेखा इस रेखा को काट रहा है तो दोनों बराबर हो गया इस बिंदु पर, तो यहीं पर आपका कीमत का निर्धारण होगा। तो वस्तु की मांग और पूर्ति जब बराबर हो जाती है तो वहीं पर कीमत का निर्धारण होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, मांग अधिक की स्थिति होती है जब। मांग अधिक किसको बोलते हैं प्यारे बच्चों, डिमांड सरप्लस। यानी मांग अधिक का मतलब है प्यारे बच्चों कि जब हमारा डिमांड ज्यादा हो जाए और सप्लाई कम हो जाए तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मांग अधिक। जब सप्लाई की तुलना में मांग ज्यादा हो जाए, तो मांग की मात्रा अत्यधिक हो जाए, मांग एवं पूर्ति बराबर हो जाए, मांग की तुलना में पूर्ति की तुलना में मांग अधिक हो जाए, बिल्कुल पूर्ति यानी सप्लाई की तुलना में मांग यानी डिमांड ज्यादा हो जाए, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, साधन कीमत निर्धारण के निम्नलिखित में से कौन से घटक हैं। यानी साधन का कीमत का निर्धारक घटक प्यारे बच्चों, लगान, मजदूरी, ब्याज, इनमें से सभी। तो प्यारे बच्चों साधन कीमत निर्धारण जो है इसके घटक कौन कौन से, तो उत्पादन के जो भी साधन है इन सब का जोड़ देंगे, है ना, कि भाई ये भी क्या है, उत्पादन का साधन है। लगान, लगान किससे आता है, जमीन से आता है, भूमि से। मजदूरी ये श्रम से आता है। ब्याज ये पूंजी से आता है। तो इन सबको जोड़ करके बनाएंगे तो निकलेगा आपका साधन कीमत निर्धारण। ऑप्शन नंबर डी। रोजगार के सिद्धांत का संबंध किससे है, तो रोजगार का सिद्धांत किसको कहा जाता है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, सूक्ष्म अर्थशास्त्र यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत निर्धारण सिद्धांत बोलते हैं और समष्टि अर्थशास्त्र को रोजगार का सिद्धांत कहते हैं। क्या बोलते हैं, रोजगार सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। समष्टि अर्थशास्त्र किसका अध्ययन करता है, समष्टि अर्थशास्त्र रोजगार का अध्ययन करता है, बिल्कुल समग्र यानी कि पूरी अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं, राष्ट्र का अध्ययन करता है, बिल्कुल राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय उत्पाद, जीडीपी, जीएनपी, इन सबका। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक समष्टि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु नहीं है,
कौन सा हमारा विषय है जिसको हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत नहीं पढ़ते हैं? राष्ट्रीय आय बिल्कुल समष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं। विदेशी विनिमय कि भाई एक रुपया कितना डॉलर के बराबर होगा या एक डॉलर कितना रुपया के बराबर होगा, ये सब पढ़ते हैं समष्टि अर्थशास्त्र में। लेकिन मांग का नियम हम लोग पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 2, उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत, व्यष्टि अर्थशास्त्र। तो ये समष्टि में नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चक्रीय प्रवाह के अंतर्गत कौन किसको किसको शामिल करते हैं? चक्रीय प्रवाह में पहले बच्चों दो प्रकार के प्रवाह होता है, एक होता है मौद्रिक प्रवाह और एक होता है वस्तुइक यानी कि वास्तविक प्रवाह, जिसको बोलते हैं वस्तु का प्रवाह। तो मौद्रिक प्रवाह और अवास्तविक प्रवाह दो प्रकार की होती है प्रवाह, चक्रीय प्रवाह। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला है चार क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में चक्रीय प्रवाह में संतुलन के लिए क्या है फॉर्मूला? क्या है प्यारे बच्चों इसमें से कौन? तो वाई यानी कि राष्ट्रीय आय जो होता है सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ये होता है चतुर्थ यानी कि चार चक्रीय अर्थ है ना कि चार क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में चक्रीय प्रवाह का संतुलन का फॉर्मूला। y बराबर सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। वाई क्या है? राष्ट्र का आय है। सी क्या है? सरकार। सी क्या है? कंजप्शन है, खर्च, उपभोक्ताओं के द्वारा किया गया खर्च है। आई क्या है? इन्वेस्टमेंट, निवेश है। जी क्या है? सरकार के द्वारा किया गया खर्च, गवर्नमेंट के द्वारा। एक्स क्या है? आयात है। एक्स इंपोर्ट यानी कि एक्सपोर्ट है यानी निर्यात है, और एम आयात है। ठीक है, इन सबको जोड़ करके तो यहाँ पर आ जाएगा वाई बराबर सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है एक अर्थव्यवस्था में कौन सा हमारा क्षेत्र सम्मिलित रहता है? एक अर्थव्यवस्था में तो अर्थशास्त्र में प्यारे बच्चों तीन प्रकार का क्षेत्र होता है। एक आपका होता है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा आपका होता है द्वितीयक क्षेत्र, और तीसरा होता है आपका तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, ये तीन क्षेत्र आपके शामिल होते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है वस्तु विनिमय प्रणाली। प्यारे बच्चों अगर आप चाहते हैं कि हम वैसे चीजों को पढ़े जो हमारा सीधा सीधा एग्जाम में आ जाए, सीधा सीधा हमसे क्वेश्चन सारा बन जाए इकोनॉमिक्स का, तो बेहतरीन तरीके से आपकी क्लासेस होती है हमारे कहाँ पर? क्रैश कोर्स में प्यारे बच्चों, आपका उम्मीद क्लासेस एप्लीकेशन में। तो जो भी बच्चे अभी तक क्रैश कोर्स में नहीं जुड़े हैं प्यारे बच्चों, तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा क्रैश कोर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट वहाँ पर इकोनॉमिक्स की क्लासेस हो रही है, आपकी बाकी सब्जेक्ट की भी क्लासेस हो रही है। क्रैश कोर्स का फी मात्र 349 रुपया है प्यारे बच्चों। और हमने इकोनॉमिक्स का उम्मीद मॉडल पेपर, हमने आपको एक बुक दिया हुआ है उम्मीद मॉडल पेपर नाम से, है ना, उसमें हमने 600 क्वेश्चन दिया है ऑब्जेक्टिव का, और आपको हमने 150 के आसपास उसमें हमने सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया है। अगर इतना कर लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आएगा, लेकिन शर्त यह है कि उसको समझना पड़ेगा, और समझाने के लिए आपका गुलाब सर हमेशा जिंदाबाद। आ रही बस समझ में? तो आप लोग प्ले स्टोर से उम्मीद क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड करके क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई भी दिक्कत आए आप लोगों को तो 7543 044 368 इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। वस्तु विनिमय प्रणाली के लाभ क्या है? वस्तु विनिमय प्रणाली एक सरल प्रणाली थी, बिल्कुल, कि भाई वस्तु दो वस्तु लो, एक प्रकार का सरल प्रणाली। आपसी सहयोग पर वृद्धि, बिल्कुल, वस्तु विनिमय प्रणाली में लोग एक दूसरे से मिलने जाते थे तो भाई दोस्ती यारी बढ़ता था, एक दूसरे का हालचाल पूछता था, और भाई क्या हाल है ना, सब ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, तो खबर खैरियत भी ले लेता था। आर्थिक असमानताएं नहीं, यहाँ पर कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं, क्योंकि पैसा का कोई बात ही नहीं, मुद्रा का कोई बात ही नहीं। वस्तु ज्यादा है, वस्तु कम है, बस वस्तु ही का है, यहाँ पर कोई यहाँ पर कोई अमीरी गरीबी का ज्यादा कोई अंतर नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, इनमें से सभी ये लाभ थे। लास्ट क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है, मुद्रा के कार्य हैं। मुद्रा का क्या कार्य है प्यारे बच्चों? मुद्रा विनिमय का माध्यम है, लेन देन का माध्यम है, कि मुद्रा दो सामान लो। हम दुकानदार को पैसा दिए, उसके बदले में घड़ी लिए, पैसा दिए, हमने माइक लिया, पैसा दिया, हमने कपड़ा ले लिया, तो ये विनिमय का माध्यम है। मूल्य का मापक है। मूल्य का मापक का मतलब भाई कि कोई वस्तु को अगर मापना है तो मूल्य के रूप में। ये कलम क्या है? तो कलम का कितना मूल्य? तो आपने बताया 20 रुपया, 50 रुपया, 60 रुपया। टी शर्ट का कितना मूल्य है? 500 रुपया। यानी कि इसको मूल्य के रूप में मापते हैं। मूल्य का संचय है कि भाई कोई चीज को संचय करके रख सकते हो, कि मुद्रा अगर आपके पास ज्यादा है, खर्च नहीं करना चाहते हैं, बैंक में जाके जमा कर लीजिए, अपने पास जमा रख लीजिए, किसी को दे दीजिए, है ना। तो ये आपका ये सारा का सारा आपका मुद्रा के कार्य है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस प्रकार से प्यारे बच्चों हमने ये सारे क्वेश्चंस आपको कराए। उम्मीद है ये सेशन आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। सारे क्वेश्चंस आपसे बने होंगे। आप लोग ईमानदारी से बताइएगा 30 में से कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए? 30 में से कितने क्वेश्चंस आपको सही हुए? अगर ज़्यादा क्वेश्चंस गलत हो रहा है, तैयारी नहीं है, तो आपका क्रैश कोर्स चल रहा है, अभी भी आपके पास समय है बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के लिए। आप लोग जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा। मात्र 349 रुपये आपका फ़ी है। ठीक है, पढ़ते रहिए अच्छी तरह से, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।